हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। और आज हम क्लास 10th हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड पार्ट 3 पर हैं। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस को समझा था कि आखिर किस तरह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रमोट की गई। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसी सीरीज में अगली श्रृंखला में आता है वो है नेपोलियनिक कोड, है ना। और ये टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर, चाहे वो एमसीक्यूज हों या आपके शॉर्ट आंसर हों, लॉन्ग आंसर हों, किसी न किसी मामले में इसे जरूर पूछ ही लिया जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। हालांकि इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री एक चेन में चलती है। आप चैप्टर में अगर किसी भी टॉपिक को मिस करेंगे तो उसके आने वाली दूसरी वीडियोस में या दूसरे कॉन्सेप्ट्स को आप फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। और अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी आपने, तो पहले उन्हें देखिए और उनको देखकर आप एक ओवरव्यू लेते हुए यहां तक जब पहुंचेंगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा सरलता से समझ में आएंगी। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैंने आज का जो क्वेश्चन लिया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और आने की आगे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्वेश्चन है, एनालाइज द फीचर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, इन मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो यहां कहा गया है कि नेपोलियनिक कोड को एनालाइज करिए या सिविल कोड 1804 जो उसका दूसरा नाम है उसको एनालाइज करके बताइए कि किस तरह से उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज्यादा रेशनल और इफिशिएंट बनाने में मदद की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रशासनिक व्यवस्था को कहते हैं जो किसी गवर्नेंस के थ्रू चलती है। तो आइए समझते हैं। तो आपने देखा 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद 1804 तक नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि जो लास्ट डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट बच्चों वहां बनाने की कोशिश की गई थी वो गवर्नमेंट थी बच्चों डायरेक्टरी रूल। अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा है अच्छे से तो आपको याद होगा कि जो लास्ट में डायरेक्टरी रूल बनी, डायरेक्टरी रूल में इंटरनल बहुत सारे झगड़े थे, डिस्प्यूट्स थे, आपस में लोग लड़ रहे थे और इस बात का फायदा उठाकर उस टाइम के फ्रेंच आर्मी कमांडर जो कि बहुत सारे वॉर्स में जीत रहे थे, उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके, अपनी आर्मी का यूज करके और टोटली गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ फ्रांस, जबकि फ्रांस के बाहर के जो एरियाज थे जहां जहां भी वो गया उन प्लेसेस पर भी अपने थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज और साथ साथ नेशन के आइडियाज फैलाए और साथ साथ उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, कुछ ऐसे नए लॉज भी इंप्लीमेंट किए जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था उस टाइम तक यूरोपियन हिस्ट्री में। तो आइए समझेंगे वन बाय वन, एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट का ये जो सिविल कोड है ये क्या कहता है, इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाया गया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, आंसर को अगर हम पॉइंट वाइज लिखें, उसे हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लें तो आंसर बहुत ही इफिशिएंट होता है और मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। तो ये एबिलिटी आपको अभी से बिल्ड करनी है, क्योंकि आप क्लास 9th में हो सकता है इस तरह के आंसर्स अभी तक आपने ना लिखे हों। अभी क्लास 10th की स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है और इस टाइम से अगर आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसीलिए जब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि हर वीडियो में आपके सामने मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो उसकी आंसर राइटिंग जरूर करिए बच्चों। तो एक मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज को कुछ चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं इक्वालिटी ऑफ लॉ। नेपोलियन के कोड के थ्रू इक्वालिटी एंड लॉ को प्रमोट किया गया। इक्वालिटी किस तरह प्रमोट हुई? तो इक्वालिटी पहले नहीं थी फ्रेंच सोसाइटी में, क्योंकि पहले सोसाइटी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग अलग थी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट बटे हुए थे।
आप जानते हैं कुछ लोगों को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी, कुछ लोगों को बहुत बिल्कुल भी नहीं मिली हुई थी। तो इस तरह से उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि ही एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, है ना, कि उसने जन्म के आधार पर मिलने वाली सभी तरह की विशेषाधिकारों को, सभी तरह की शक्तियों को खत्म कर दिया। और उसने कहा कि अब समाज में अगर किसी को कोई विशेष अधिकार चाहिए तो उसे अपने मेरिट और अपने टैलेंट के दम पे मिलेगा। ये चीजें आगे ब्यूरोक्रेसी में रिफ्लेक्ट होंगी, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी तरफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ उसने लॉन्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जब भी लिखेंगे इसको जरूर लिखिए कि ही इंट्रोड्यूस द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसने कानून सबके लिए बराबर बनाया, किसी के लिए प्रिविलेज, कानूनी छूट उसने प्रदान नहीं की। उसने कहा कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, है ना, एंड एवरीवन इज इक्वली ट्रीटेड इन फ्रंट ऑफ लॉ। हर एक व्यक्ति के लिए कानून बराबर है और सभी को कानून के समक्ष समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से उसने सबसे अच्छा काम जो किया वो था इक्वालिटी बिफोर द लॉ को प्रमोट करना। फिर इसी में आएगा कि ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले के टाइम में जब तक मोनार्की थी या जैकोबिन गवर्नमेंट बनी या डायरेक्टरी रूल बना, तब तक राइट टू प्रॉपर्टी फ्रेंच लोगों को नहीं मिली थी। लेकिन उसने सबसे पहली बार राइट टू प्रॉपर्टी दी, संपत्ति का अधिकार, है ना। अब बच्चों हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसे हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब है बच्चों प्रशासनिक सुधार, जो प्रशासन में किए गए हों, एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए हों। तो उसने इसमें सबसे पहला काम क्या किया बच्चों, उसने जो किया ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। एक वर्ड आपके सामने है फ्यूडल, है ना। आखिर ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, हो सकता है आपने प्रीवियसली क्लास 9th में थोड़ा बहुत समझा हो। तो बच्चों फ्यूडल सिस्टम को सामंतशाही व्यवस्था कहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था, है ना। कहीं कहीं से मैनोरियल सिस्टम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, मैनोरियल सिस्टम। तो ये फ्यूडल्स कौन थे, फ्यूडल्स एक तरह के अपॉइंट किए गए, या इस तरह से आप मान लीजिए कि बड़े कुलीन घरानों के अमीर लोग होते थे जिनको बड़ी बड़ी जागीरें, है ना, बड़े बड़े मेनर्स या एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे थ्रू रॉयल पावर, है ना। राजा उनको बड़े बड़े एरियाज देते थे रूल करने के लिए, और वो राजा के बिहाफ पे उस एरिया पर रूल करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, और साथ साथ उस टैक्स का एक बड़ा पार्ट किंग को पे करता था। इसके साथ साथ ये फ्यूडल्स अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी आर्मी भी मेंटेन करते थे, और जब राजा को किसी बड़े वॉर में जरूरत पड़ती थी तो ये सारे फ्यूडल्स अपनी अपनी आर्मी कंट्रीब्यूट करते थे, तो राजा की एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट हो जाती थी। तो ये सिस्टम कहलाता था फ्यूडल सिस्टम। ये बाई बर्थ होता था। बाई बर्थ इट मींस एक फ्यूडल का बच्चा अगला फ्यूडल बनेगा, है ना। इस तरह से आप हायरार्की कह सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम देखें तो उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम, सामंतशाही व्यवस्था पूरे यूरोप में फैली थी। ये यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्यूडल सिस्टम। दूसरी तरफ हम देखें तो ही फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम एंड फ्यूडल ड्यूज। सर्फडम बच्चों क्या है, तो देखिए एक वर्ड और आपके सामने आ रहा है, सर्फ। सर्फ किसे कहते थे, सर्फ कहते थे गुलाम किसानों को, स्लेव पीजेंट्स को, जिन्हें खरीद लिया जाता था, जिन्हें खेती करने के लिए गुलाम बनाया जाता था, और उन्हें उन्हीं मालिकों के खेतों पर फोर्सफुली काम करना पड़ता था जो उनको गुलाम बनाकर रखते थे। और ये पूरी व्यवस्था कहलाती थी बच्चों सर्फडम। इन्हें क्या कहते थे, सर्फडम। तो नेपोलियन ने सर्फडम को पूरी तरह से खत्म किया, और उसके साथ साथ किसानों को सभी तरह के मैनोरियल ड्यूज, सामंतशाही करों से मुक्त किया। ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। अब एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है बच्चों, गिल्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो ही रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। हालांकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम यही है, एनसीईआरटी चीजें जब एक्सप्लेन करता है तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। अब जब भी पढ़ाया गया तो ना इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एक्सप्लेन किया, ना गिल्ड को एक्सप्लेन किया, है ना। सिर्फ छोटे छोटे मीनिंग्स और डेफिनेशंस देकर छोड़ दिए। तो देखिए गिल्ड क्या है, अगर नॉर्मली हम देखें तो गिल्ड मीन्स होता है यूनियन बच्चों। क्या होता है, यूनियन। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एक टाइप के ट्रेडर्स का
या किसी पर्टिकुलर एक टाइप के काम करने वाले प्रोड्यूसर्स का जो एक यूनियन हो उसे गिल्ड कहते हैं। तो पहले के टाइम में टाउन्स में जो गिल्ड बनाने की परंपरा थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। लोग गिल्ड्स नहीं बना सकते थे, यूनियन नहीं बना सकते थे। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया कोई बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, तो उस सब्जी मंडी का अपना एक गिल्ड होगा, अपना एक यूनियन होगा। अगर उस सब्जी मंडी में किसी नए सब्जी वाले को आना है सब्जी बेचने के लिए, तो उसको गिल्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस सब्जी मंडी में बिकने वाली सब्जियों के प्राइजेस गिल्ड कंट्रोल करता है, यूनियन कंट्रोल करता है। इससे मार्केट स्मूथली चलता है और एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, सभी को इससे फायदा होता है। लेकिन पहले के टाइम में गिल्ड बनाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, मोनार्की ने लगा रखे थे। नेपोलियन ने टाउन्स में गिल्ड बनाने को लेकर लगे हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया और उसने कहा कि लोग गिल्ड बना सकते हैं, यूनियंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बच्चों अब इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट पर। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट या आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट उसने कैसे किए? तो ही इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर्स। मैंने बच्चों कल बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि यूरोप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि लोग अलग अलग तरह के वेट और मेजर्स यूज करते थे, लोगों की करेंसीज अलग अलग थी, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पर चीजें चेंज हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम ट्रेड में भी होती थी, लोगों के आपस में कम्युनिकेशन में होती थी, इंटरेक्शन में होती थी। तो इस तरह से जब नेपोलियन ने एक बड़े एरिया को कॉन्कर किया और उसका वो डिक्टेटर बना, तो उसने उन एरियाज में, फ्रांस में भी और आसपास के जो कॉन्कर्ड एरिया थे, जीते हुए विजित क्षेत्र थे, उसमें उसने स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर की व्यवस्था की। उसने नाप और तौल की एक प्रॉपर मानक के आधार पर व्यवस्था की कि जो चीजें एक जगह पर होंगी उसी के आधार पर दूसरे जगह पर भी नाप तौल की व्यवस्था होगी। इससे व्यापार में आसानी हुई, लोगों में आपस में कनेक्शन और इंटरेक्शन में आसानी हुई। इस तरह से हम देखते हैं। तो दूसरा जो इसमें आता है इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में, वो आता है कॉमन नेशनल करेंसी। कॉमन नेशनल करेंसी की उसने शुरुआत की। पहले अलग अलग करेंसी चलती थी, उसने एक करेंसी चलाई। अब एक नया फैक्ट बताता हूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। आप देखते हैं बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक ऑफ फ्रांस किसने स्टैब्लिश किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, बैंक ऑफ फ्रांस वॉज स्टैब्लिश्ड बाई नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। तो ये नेपोलियन के थ्रू ही स्टैब्लिश किया गया था। ये भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ही था। इसके पीछे भी नेपोलियन का जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि इकोनॉमिकली अपने एरिया को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे बच्चों, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब प्रशासन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चीजों को। तो इंप्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या बताता है? एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, जहां पर आप देखें, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। आप देखिए कि बहराइच या जहां भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जिस भी सिटी में आप रहते हैं, वहां पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जो सिटी को कंट्रोल करते होंगे, मैनेज करते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करते होंगे। दे आर एग्जीक्यूटिव्स। नाउ दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। आप देखें तो डीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इनका एग्जाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ऐसे ही पहले के टाइम में, नेपोलियन के आने से पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रांस और उसके आसपास के एरियाज में जो है इलेक्शन बेस्ड था। कैसा था? इलेक्शन के बेसिस पर लोकल लीडर्स एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, जिसमें नेपोलियन ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए लोकल ऑफिसर्स जो कि किसी भी तरह के प्रिविलेज पर बेस्ड नहीं होंगे, दे आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। उन्हें उनके टैलेंट के आधार पर अपॉइंट किया जाएगा। तो उन्हें हम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देख सकते हैं, है ना। जैसे आज हम देखें तो डीएम बनने का कोई इलेक्शन नहीं होता। डीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी बड़े
रैंक पर ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उससे कोई इलेक्शन नहीं होता। तो इसी तरह से उसने भी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया। अब हम देखें दूसरा, तो ही इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया, यातायात की एक समुचित व्यवस्था की, है ना, कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया जिससे आसानी से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, है ना। नेक्स्ट देखें तो मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही बच्चों यही होता है नौकरशाही व्यवस्था, है ना। जैसे हम देखते हैं ना गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिसर और ऑफिशियल्स होते हैं, तो उन्हीं की पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, और ये कहलाते हैं जो इसमें पार्ट लेने वाले होते हैं, इनके कैंडिडेट कहलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। इन्हें क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। तो उसने ब्यूरोक्रेसी जो पहले के टाइम में चली आ रही थी, पहले के टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी थी फ्रांस और आसपास के एरियाज में, वो कैसी थी? वो जो थी बच्चों, वो प्रिविलेज बेस्ड थी, बाई बर्थ थी, है ना। राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी ब्यूरोक्रेसी में डाल सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरिट बेस कर दी कि आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अगर नॉलेज है, आप इफिशिएंट हैं, काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको ब्यूरोक्रेसी में ज्वाइन कराया जाएगा, अदरवाइज आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ सकते। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे जिसके बेसिस पर आप इस तरह के नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस को एलेबोरेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से एनालाइज करके लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियनिक कोड के लॉन्च होने से जो चेंजेस आए थे, नेपोलियन के हारने के बाद उन चेंजेस को दोबारा से सही किया गया, और साथ साथ दोबारा नए तरह से कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश की गई। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और इसे समझिए। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिए, और साथ साथ इसे लाइक जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।